देखिए, बिहार चुनाव अब उस मोड़ पर आ गया है जहां से इस चुनावी पिक्चर में सिर्फ एक्शन ही एक्शन दिखने वाला है। बहुत जबरदस्त हलचल है, नाराजगी है, हंगामा है, विरोध है, इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। आप देखिए बिहार में क्या नहीं हो रहा। भाई, मोदी नीतीश ने पहली चुनौती को पार कर लिया। एनडीए ने सीट शेयरिंग फाइनल कर दी है, लेकिन उसको भी लेकर तमाम बातें चल रही हैं जिसके बारे में फैक्ट से आज आपको बताऊंगा। इस दौड़ में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पिछड़ गए। इंडी गठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग ही फाइनल नहीं हो पाई है। आजकल के दावे चल रहे हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि इधर बिहार चुनाव चल रहा है, उधर राहुल गांधी की विदेश यात्रा ही खत्म नहीं हो रही है जी। राहुल गांधी को बिहार चुनाव से कोई मतलब नहीं है क्या जी? ये बीजेपी पूछ रही है। और अब तो आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं का सब्र भी जवाब देने लगा है। दोनों तरफ के नेता कह रहे हैं कि अरे सीट शेयरिंग जल्दी कीजिए ना भाई, क्योंकि नॉमिनेशन में बहुत कम दिन बचा है। इधर इंडी गठबंधन के नेता एनडीए की सीट शेयरिंग पर सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी ने जेडीयू से बड़े भाई का पद छीन लिया है। सीट शेयरिंग के अलावा सीएम फेस को लेकर भी एनडीए को एज दिखता है। एनडीए का सीएम फेस क्लियर है बॉस, कि नीतीश कुमार सीएम फेस है। लेकिन इंडी गठबंधन ने ना सीटें तय की हैं, ना उनका अभी तक सीएम फेस तय है। भाई, वो कहीं नहीं रहे खुल के कि भाई हम जीतेंगे तो तेजस्वी को बनाएंगे। तेजस्वी यादव खुद ही माने बैठे कि मैं बन जाऊंगा। मोदी नीतीश की जोड़ी सब कुछ फाइनल करती जा रही है। एक के बाद एक ऐसे ऐलान कर रही है जिसका पब्लिक पे इंपैक्ट दिख रहा है। अकाउंट में 10,000 रुपए की मदद चली गई कि अपना बिजनेस शुरू कीजिए, अच्छा कीजिएगा तो और मदद देंगे। यानी एक एक चीज उनके पक्ष में जाती दिख रही है। लेकिन वहां इंडी वाले सोए पड़े, बाद में रोएंगे कि एसआईआर हो गया इसलिए हार गए। एनडीए के सीट बंटवारे में किसको कितनी सीटें मिली हैं, बीजेपी और जेडीयू किसने ज्यादा बड़ी कुर्बानी दी है, सीटों को लेकर बड़े भाई की भूमिका में कौन है, सीट शेयरिंग के बाद भी किसकी नाराजगी खत्म नहीं हुई है, यह सब आज आपको बताऊंगा। लेकिन इंडी गठबंधन पर कौन सा नया बम फूट गया है? राहुल गांधी हाइड्रोजन बम का नाम ही लेते रह गए। उधर बिहार में उनके गठबंधन पर मुसीबत का कौन सा विस्फोट हो गया, पहले वो सुनिए। आईआरसीटीसी के घोटाले के मामले में लालू परिवार फंस गया है भाई। कोर्ट ने लालू परिवार के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। घोटाले में लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी तीनों के खिलाफ आरोप तय हुए हैं। पहली नजर में कोर्ट ने यह मान लिया है कि इस केस में आरोपियों के खिलाफ मामला बनता है। यानी बिहार चुनाव से ठीक पहले कोर्ट के इस फैसले का चुनाव पर बड़ा असर पड़ने जा रहा है। भाई, कोर्ट कह रहा है कि प्राइमा फेसी दिख रहा है लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव तीनों के खिलाफ मामला बनता है। अब बताइए क्या ही होगा? वहां तेजस्वी यादव कह रहे थे कि नौकरी दूंगा। यहां जिनको नौकरी देने के मामले में घोटाले करने का आरोप लग रहा है, जमीन लेने का आरोप लग रहा है, उसमें कोर्ट कह रहा है कि पहली नजर में लग रहा है कि मामला बनता है। सवाल यह है कि क्या लालू परिवार अब फंस गया है चुनाव के पहले, और अब उनको मुसीबत के वक्त में सीट शेयरिंग करनी पड़ेगी, और क्या इसका सीट शेयरिंग पर असर पड़ेगा? भाई, कांग्रेस कहेगी कि आप तो टेंटेड हैं बॉस, कोर्ट ऐसा बोल दिया, कम सीट लीजिए। तेजस्वी यादव पता नहीं जीत के भी मुख्यमंत्री बन पाए ना बन पाए, लोग कहेंगे कैसे आपको बनाएंगे बॉस, आप पे तो ऐसा हो रहा है। लालू परिवार और बाकी पार्टियां इसे लेकर क्या कह रही हैं आज आपको दिखाऊंगा। प्रशांत किशोर की भी बात होगी। क्या प्रशांत किशोर आरजेडी के गढ़ राघोपुर से तेजस्वी यादव को हराने उतरने वाले हैं? बहुत है भाई बिहार में हलचल, एकदम जबरदस्त। सब दिखाता हूं, पहले एक झलक देखिए ना। जब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी। क्योंकि दलितों पिछड़ों की आवाज है, इसलिए लालू यादव जी के परिवार को परेशान किया जा रहा है। तो अभी दोषी नहीं है, न वो न उसमें शामिल कोई, पर एक चीज तो है, टाइमिंग दोषी है। रेलवे के होटल में भी भ्रष्टाचार। कितना लूटेंगे लालू प्रसाद उनके परिवार? इंडी गठबंधन सोच रहा था कि बिहार के चुनाव में मोदी को घेर लिया है। राहुल गांधी यात्रा करके आ गए, तेजस्वी यादव ने अलग यात्रा निकाली, सबको सरकारी नौकरी देने का दाव खेल दिया। हमने आपको पाठशाला में बताया कि पॉसिबल ही नहीं है बॉस, कैसे सबको सरकारी नौकरी दे दीजिएगा करोड़ों लोगों को। लेकिन यहां उल्टा ही गेम चल रहा है। बीच चुनाव में इंडी गठबंधन को झटके पर झटके लगने शुरू हो गए। राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे चुनाव आयोग पर वोट चोरी के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के आरोपों को लेकर जांच की मांग वाली याचिका आज खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि चुनाव आयोग के पास जाओ उधर,
दूसरा झटका इंडी गठबंधन को तब लगा जब लालू परिवार के बीच चुनाव में कानूनी केस में फंसने की खबर आई। इस केस में आज तय हो गया कि लालू परिवार पर मुकदमा चलेगा। दूसरा केस चल ही रहा है सो अलग। दो केस में लालू परिवार बीच चुनाव में फंस गया बॉस। ऊपर से सोशल मीडिया में लोग लालू यादव की कौन सी फोटो और वीडियो शेयर कर रहे हैं और मजाक बना रहे हैं, वो भी दिखाऊंगा। तीसरा झटका इंडी गठबंधन को तब लगा जब उनकी सीट शेयरिंग अब तक फाइनल नहीं हो पाई और उधर एनडीए ने सीट शेयरिंग भी कर ली। एनडीए अपनी लिस्ट जारी करने की तैयारी कर रही है, जबकि इंडी वाले सीट शेयरिंग में फंसे हुए हैं। सीट एक दूसरे को बांट नहीं पा रहे, ये मिलकर सरकार चलाएंगे अगर जीत गए तो। सबसे बड़ा झटका तो आज इंडी गठबंधन को तब लगा जब लालू परिवार बीच चुनाव में बवंडर में फंस गए। आज आईआरसीटीसी घोटाले का जो आरोप लगा हुआ है, उस मामले में लालू यादव के परिवार की दिल्ली में पेशी थी। लालू परिवार में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव सब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। लालू जी व्हील चेयर पे पहुंचे, इतनी इनकी तबीयत खराब किया। ये बताऊंगा अभी इसको लेकर क्या चल रहा है। उधर सीबीआई ने इस केस में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और करप्शन के आरोप लगाए थे, जबकि लालू, राबड़ी, तेजस्वी तीनों की तरफ से दलील दी गई थी कि सीबीआई के पास केस में मुकदमा चलाने के लायक सबूत ही नहीं है। झूठे बोल रहे हैं ये लोग। लेकिन बॉस, कोर्ट से लालू परिवार को झटका लग गया। कोर्ट ने मामले में आरोप तय कर दिए और जब ये आरोप तय हो रहे थे तब पूरा लालू परिवार कोर्ट में मौजूद था। आरोप तय होने का मतलब यह है कि लालू परिवार पर मुकदमा चलेगा। अक्टूबर के आखिर में इस मामले में ट्रायल शुरू हो जाएगा। यानी जब बिहार का चुनाव अपने पीक पे जा रहा होगा, तब लालू परिवार को आईआरसीटीसी घोटाले में कानूनी लड़ाई लड़नी होगी। लेकिन कानूनी लड़ाई को लालू परिवार ने बीजेपी की साजिश बता दिया। ये तो सिंपल है ना बॉस, सीधा कह दीजिए बीजेपी ने फंसा दिया है। कोर्ट कह रहा है आरोप जो है वो तय हो गया, मामला चलेगा। ये कह रहे हैं कि बीजेपी फंसा रही है। तेजस्वी यादव ने इसे अमित शाह से जोड़ दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि 1 महीना पहले बिहार आकर गृह मंत्री अमित शाह जी हमको धमकी दे रहे थे कि चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे, हम बिहारी हैं, बिहारी, बाहरी से नहीं डरते। इसमें बिहारी क्या बॉस? करप्शन का आरोप लग रहा है, आप उसको बिहारी का तमगा दे रहे हैं। कोर्ट कर रहा है, प्राइमा फेसी लग रहा है, मामला बन रहा है और आप उसको बिहारी से जोड़ रहे हैं। बिहारी कौन ऐसा काम करता है जी? कोर्ट में पेशी के बाद वहां से निकलते हुए तेजस्वी यादव क्या बोल रहे थे, सुनिए जरा। देखिए, कोर्ट का सामान्य प्रक्रिया है और आप सब लोगों को पता है कि ये सामान्य प्रक्रिया है और आज कोर्ट ने बुलाया था और हम लोग गए थे जी। केस जो है हम लोग आगे लड़ेंगे और आप सब लोग जानते हैं कि भाई हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे जी, जब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। चुनाव से पहले बात खत्म हो जाएगी और हम हमेशा अपने पथ को चुना है जी, संघर्ष के पथ को चुना है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। तो इस पे हमको लगता है ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। बिहार की जनता समझदार है और वो जानती है जी। अच्छा, दोनों तरफ से सिक्का जो है वो इनके हिसाब से पलटना चाहिए। वो शोले वाला सिक्का है इनके पास। तो उछाले आइए, बोले हेड्स तो हेड्स ही आएगा। अभी आरोप तय नहीं होते, मामला कोर्ट में नहीं चलता, तो रैली में कहते कि अगर हम बेईमानी किए हैं, हम घोटाला किए हैं, तो हमको उठा के अभी तक जेल में क्यों नहीं डाले, कोर्ट में केस क्यों नहीं चलवा पाए। अब कोर्ट कह रहा है कि भाई केस चलना चाहिए, तो कह रहे हैं कि अभी चुनाव है इसलिए को हो रहा है। शोले का सिक्का है इनके पास, उछालेंगे हर बार यही जीतेंगे तर्क में। लालू परिवार ने इसे बीजेपी की साजिश बता दिया, लेकिन यह राजनीति अपनी जगह और कोर्ट केस अपनी जगह है बॉस। आज कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाले के आरोप में सीबीआई के सबूतों को देखने के बाद लालू और उनके परिवार के लिए क्या कहा है, सुनिए जरा। कोर्ट ने यह माना कि पहली नजर में यह लगता है कि लालू यादव की जानकारी में सब कुछ था और होटल का ट्रांसफर लालू यादव की दखलंदाजी की वजह से हुआ। सुन रहे हैं, कोर्ट कह रहा है भाई कि इनको सब पता था, ऐसा लग रहा है प्राइमा फेसी। कोर्ट ने यह भी माना कि लालू यादव के फैसलों की वजह से सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। कोर्ट ने माना कि पूरी प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई, आरोपियों को स्टेज पर डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि टेंडर प्रक्रिया को बदल दिया गया। कोर्ट ने माना कि उनकी नजर में यह फ्रॉड छिपा नहीं है। न्यायालय ने कहा कि यह स्पष्ट संभावना है
कि बिक्री के समय भूमि का मूल्यांकन कम किया गया और फिर जमीन लालू यादव के हाथों में चली गई। कोर्ट ने लालू यादव के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत आरोप तय किए। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप तय किए। आरोप है कि यह घोटाला उस वक्त हुआ जब लालू यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे और इस दौरान भारतीय रेलवे की सहायक कंपनी आईआरसीटीसी ने पुरी और रांची के बीएनआर होटल के संचालन और रखरखाव के लिए निजी कंपनियों को ठेका देने की प्रक्रिया शुरू की। सीबीआई के मुताबिक इस टेंडर प्रक्रिया में कथित रूप से हेराफेरी हुई, जिससे सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी को ठेका मिल सके। बदले में उस कंपनी ने लालू परिवार से जुड़ी एक बेनामी कंपनी को कीमत से कहीं कम दाम पर जमीन दी। यह जमीन कथित तौर पर राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से जुड़ी कंपनियों के नाम ट्रांसफर कराई गई थी। अब इसी मामले में मामला कोर्ट में है और कोर्ट कह रहा है प्राइमरी फेसी लग रहा है बॉस कि ये सब हुआ है। अब देखते हैं चलेगा केस तो क्या होता है, लेकिन कोर्ट कह रहा है ना भाई, एक नजर में तो लग रहा है कि सबूत है मामला चलाने लायक। सारे सबूतों को देखने के बाद कोर्ट ने लालू यादव के परिवार पर आरोप तय किए, लेकिन कांग्रेस के नेता अभी भी लालू यादव का बचाव करने में लगे क्योंकि वहां सेटिंग गेटिंग है। कांग्रेस के नेता कोर्ट के फैसले की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं, सुनिए एक बार। और कोर्ट मैनेज्ड है, दबाव में तो है ही है कोर्ट। और जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को हाई कोर्ट का जज बनाया जा सकता तो समझा जा सकता कि अदालतें कितने दबाव में हैं। लालू यादव जी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और सामाजिक न्याय के ठीक विरोध में बीजेपी है, क्योंकि दलितों पिछड़ों की आवाज़ है, इसलिए लालू यादव जी के परिवार को परेशान किया जा रहा। तो अभी दोषी नहीं है, न वो न उसमें शामिल कोई, पर एक चीज तो है, टाइमिंग दोषी है। न्यायालय के प्रति मेरा भरपूर सम्मान, पर न्यायालय के संज्ञान में ये नहीं है कि वहां 11 तारीख को द्वितीय चरण के मतदान है और उसके बाद आपने ये लगाई इतने दिन से। नवंबर में 11 नवंबर को मतदान होना है, पहले चरण में उसके पहले होना है, और आप आज चार्जशीट फ्रेम कर रहे हैं। यानी इनके हिसाब से अदालतों को इलेक्शन कमीशन से बात करके तब काम करना चाहिए कि अच्छा आप चुनाव घोषित कर दिए तो अच्छा चार्जशीट फ्रेम नहीं हो सकता, आरोप तय नहीं हो सकते, अब एक काम करते इलेक्शन के बाद करेंगे। ऐसा चलेगा क्या? और आप सोचिए बॉस, जो लोग अभी सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंक दिया गया था उसमें बड़े आहत हुए कि अरे बाप रे बाप ऐसा हो गया, जूता चल गया। ठीक है, आहत हो गए, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन आज जब इनका मूड कर रहा है तो बोल रहे हैं ना उदित राज कि जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज्ड है। यह अदालत का अपमान नहीं होता जब आप कहते हैं कि जुडिशरी दबाव में काम कर रही है, जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज्ड है। आपका जब मन करे अपने हिसाब से बोल दीजिए कि ये मतलब जुडिशरी जो है वो सरकार के हिसाब से चल रही है। ये जुडिशरी का अपमान नहीं है, ये जज का अपमान नहीं है। आईआरसीटीसी केस में सुनवाई करते हुए आज कोर्ट ने लालू यादव के परिवार को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया। कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव से पूछा कि क्या वो आरोप स्वीकार करते हैं, गिल्टी प्लीड करते हैं या ट्रायल का सामना करेंगे। इस पर लालू यादव ने कहा कि वो अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार नहीं करते। लालू यादव आज जब दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए तो वो व्हील चेयर पर आए थे। सेहत का हवाला देकर ही लालू यादव चारा घोटाले में जमानत पर है। लेकिन सवाल तब उठने लगे जब कोर्ट में पेशी से पहले लालू यादव सुबह सुबह दिल्ली में सैर करते दिखे। इस दौरान वो बिना सहारे के आराम से चल रहे थे। इसी को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है। सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं कि सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए उनको सहारा नहीं लग रहा है, अब कोर्ट में जाते हैं तो व्हील चेयर पे जाते हैं। बॉस, बीजेपी सवाल उठा रही है कि लालू यादव की व्हील चेयर पर दया बटोरने की कोशिश हुई नाकाम। कोर्ट ने कहा ड्रामा नहीं, अब ट्रायल होगा, यह बीजेपी कह रही है। देखिए, लालू यादव के परिवार को झटके पर झटके लग रहे हैं और मुसीबत की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। लालू यादव का परिवार सिर्फ आईआरसीटीसी घोटाले में ही नहीं बल्कि लैंड फॉर जॉब स्कैम में भी फंसा हुआ है। यह केस जमीन के बदले नौकरी दिलाने के घोटाले से जुड़ा है। इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज की सुनवाई टल गई। इस मामले में सुनवाई 10 नवंबर को होगी। आरोप है कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में नौकरी के बदले जमीन ले ली और जमीन को अपने परिवार वालों को ट्रांसफर कर दिया। यानी लालू यादव के परिवार की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। अच्छा, जब आज एक दूसरे मामले में आरोप तय करने की सुनवाई टल गई, उस पर नहीं बोल रहे हैं कि अरे वो टल गई, इसका मतलब कोर्ट हमारे साथ होना चाहिए, इनके साथ होना चाहिए। फिर इनके लॉजिक के हिसाब से तो आरोप तय कर दिया तो बीजेपी के साथ है, नहीं किया तो इनके साथ होना चाहिए। फिर तो देखिए, बीजेपी ने लालू परिवार को घेर लिया है।
यही सब जो ये लोग बोलते हैं इसको लेकर। कहा कि तेजस्वी बाबू तो बिहार बदलने आए थे, लेकिन 420 का आरोप लगवा लिया। चले हैं तेजस्वी बाबू बिहार बदलने और 420 का आरोप तय कराकर अपने खिलाफ। रेलवे के होटल में भी भ्रष्टाचार, उसके अलॉटमेंट में। कितनी भूख है, कितना लूटेंगे लालू प्रसाद उनके परिवार। इधर दिल्ली में लालू यादव के परिवार पर बड़ी मुसीबत आ गई। उधर लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने आज ही बिहार चुनाव में नई सनसनी मचा दी। उनकी पार्टी जनशक्ति जनता दल ने विधानसभा चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। तेज प्रताप यादव खुद महुआ सीट से चुनाव लड़ेंगे। महुआ वो सीट है जहां तेज प्रताप पहले भी विधायक रह चुके हैं। महुआ सीट पर तेज प्रताप यादव के उतरने से इंडी गठबंधन के लिए मुसीबत बढ़ गई, क्योंकि तेज प्रताप यादव तो आरजेडी का ही वोट काटेंगे। लालू परिवार के लिए आफत यह भी है कि चुनाव सिर पर है और उनके परिवार की मुसीबतें ही खत्म नहीं हो रही। और सिर्फ परिवार ही नहीं, गठबंधन भी फंसा हुआ है। इंडी गठबंधन की सीट शेयरिंग हो नहीं पा रही। उधर इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी बिहार चुनाव का कोई लोड ही नहीं ले रहे। पहले राहुल गांधी लंबी विदेशी छुट्टी पे चले गए, अब लौटे हैं तो कल उनका चंडीगढ़ जाने का कार्यक्रम है। यानी जब बिहार में चुनाव परवान नहीं चढ़ा था तब वो रोड शो कर रहे थे, अब जब परवान चढ़ गया तो वो अलग रोड पे चल रहे हैं, घूम रहे हैं। इसी को लेकर बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी तो बिहार चुनाव में कुछ इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी 15 दिन की छुट्टी के बाद विदेश से लौट आए, लेकिन आप उनकी प्राथमिकताएं देखिए। बिहार चुनाव में सिर्फ 3 हफ्ते बचे हैं, फिर भी उन्होंने गठबंधन और सीट बंटवारे के अंतिम रूप देने के बजाय एक गुप्त छुट्टी को प्राथमिकता दी। बीजेपी आरोप लगा रही है कांग्रेस अभी भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नामित करने से बच रही है, जबकि लालू यादव और उनके परिवार पर चल रहे भ्रष्टाचार के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर तो ताजा अपडेट यह है, और उसके मुताबिक आज दिल्ली में सीट शेयरिंग को लेकर इंडी गठबंधन की बैठक हुई। इस बैठक में तेजस्वी यादव और कांग्रेस के दूसरे नेता मौजूद रहे। यह बैठक करीब 1.5 घंटे चली है बताया जा रहा है, लेकिन कोई फाइनल फैसला नहीं हो पाया। दावा किया जा रहा था कि आज या कल में सब फाइनल हो जाएगा। बिहार में पहले चरण की नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर है। आज 13 अक्टूबर हो गई बॉस। इसलिए अब बिहार में इंडी गठबंधन के नेता पैनिक मोड में आ रहे हैं। आप सुनिए कांग्रेस सांसद कैसे अपने नेताओं से जल्द सीट शेयरिंग की अपील कर रहे हैं। अपने नेता जितने भी इंडिया गठबंधन के नेता हैं, सभी लोगों से मेरा गुजारिश होगा कि अब बिना किसी देर का आप लोग सीट का जो बंटवारा है उसको क्लियर करें, क्योंकि हम लोगों को भी मीडिया का रोज सवाल सामना करना पड़ता है और सवालों का जवाब देना पड़ता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी, पूरा भरोसा है। यानी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इनके इंडी अलायंस की हालत यह है, दूसरी टीम मैदान में उतर गई, फील्ड सेट हो गया है, बॉलिंग के लिए तैयार है। ये बैटिंग के लिए बैटर ढूंढ रहे हैं कि अरे पता करो बैट लेके आया कि नहीं आया, पैड पहन के बैठे हुए। भाई नेता जो वहां लड़ना है वो परेशान नहीं होगा, उसकी छुट्टी थोड़ी चल रही है। राहुल गांधी छुट्टी मनाने गए तो उसको तो लड़ना है। कह रहा अरे बॉस नाम अनाउंस कीजिएगा तब ना हम जाके नॉमिनेशन भरेंगे, 4 दिन बचा है। इंडी गठबंधन में सिर्फ सीट शेयरिंग ही नहीं, सीएम फेज को लेकर भी खींचतान चल रही है। इस बीच खुद पप्पू यादव ने सीएम फेज के लिए ताल ठोक दी। पप्पू यादव कह रहे हैं कि किसे सीएम पीएम बनने का मन नहीं करता जी। अपने मियाँ मिट्ठू तो नहीं बनेंगे, हर घर के बेटा तो हैं ही, सेवक तो हैं ही। लोग अब प्यार तो करता ही है, और हर घर का आंसू पोंछने की ताकत भी है। तो अपने मुख्यमंत्री के चेहरा दावेदार किसको नहीं मन होता है मुख्यमंत्री बनने का, प्रधानमंत्री बनने का। हमारे से पर नहीं, गंभीरता के साथ सारी चीजें हैं। जनता के बीच है, पब्लिक डोमेन में है। पब्लिक पागलों की तरफ प्यार करती है, पागलों की तरह, जितना किसी को प्यार नहीं करती है उससे ज्यादा पप्पू यादव से प्यार करती है। ये लीजिए, तेजस्वी यादव का नाम अनाउंस हो नहीं हो रहा, पप्पू यादव कह रहे कि पब्लिक मुझे पागलों की तरह प्यार करती है। किसका मन नहीं करता पीएम सीएम बनने? लीजिए, ये आ गया अलग लाइन में। इंडी गठबंधन की मुसीबत एक है भाई, सीटें तय नहीं हो पा रही। उधर एनडीए की सीट शेयरिंग पर सवाल उठा रहे हैं। एनडीए ने जो सीट शेयरिंग की है उसके मुताबिक जेडीयू 101 सीट पर लड़ेगी, बीजेपी भी 101 सीट पर लड़ेगी। चिराग पासवान को 29 सीट मिली है, मांझी को 6 सीट मिली है, उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीट मिली है। इनकी इंडी वालों की अपनी सीट शेयरिंग नहीं हुई है, लेकिन जब एनडीए की सीट शेयरिंग फाइनल हुई तो इंडी वालों ने कहना शुरू कर दिया कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ खेला कर दिया। सुनिए आरजेडी क्या कह रही है, फिर आपको सीट शेयरिंग की सच्चाई बताता हूं। जेडीयू तो बड़े भाई की भूमिका में रहती थी। जेडीयू के नेता कहते थे हम बड़े भाई हैं, तो बीजेपी ने जेडीयू को बराबरी पर लाया
और जेडीयू का टिकट भी जो श्री तेजस्वी यादव जी कहते रहे हैं वहाँ से ही बीजेपी ही बांटेगी। तो जेडीयू अब रही का जेडीयू तो विलय बीजेपी में हो जाएगा, जेडीयू समाप्त है। अपनी सीट शेयरिंग नहीं हुई है, तेजस्वी यादव सीएम फेस अनाउंस नहीं हुए हैं, दूसरे को बता रहे हैं कौन बड़ा भाई छोटा भाई। देखिए ये लोग कह रहे हैं बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ खेला कर दिया। कहा है भाई, अभी तक तो आप कहते थे कि मोदी कमजोर पड़ गए हैं, नीतीश कुमार के हिसाब से चल रहे हैं। अब बीजेपी इतनी पावरफुल हो गई कि नीतीश कुमार को नचा रही है आपके हिसाब से, उनकी पार्टी को अपने इशारे पर। बीजेपी ने नीतीश कुमार को चुनाव लड़ने के लिए कम सीटें दी हैं, ये कह रहे हैं। गठबंधन में बड़ा भाई जेडीयू हुआ करता था, लेकिन अब जेडीयू और बीजेपी एक बराबर हो गए हैं। लेकिन आपको पॉलिटिक्स क्या हुई है, कैसे क्या हुआ है, वो आपको समझना चाहिए। और इसके लिए आपको असली गणित समझाता हूं कि बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर क्या हुआ है। अब अगर आप देखिएगा बीजेपी में 2025 में देखिए क्या हुआ, 2025 में बिहार में आपको सीट शेयरिंग का बता रहा हूं, और ये अलग अलग एनडीए की पार्टियां हैं। बीजेपी 2025 में 101 सीट पे लड़ रही है, ठीक है। जेडीयू 101 पे लड़ रही है, दोनों 101 है। चिराग पासवान को 29 सीट मिली है, मांझी को 6 मिली है, कुशवाहा जो है उनको 6 मिली है, ठीक है। इसी पे ये कह रहे हैं कि अरे जेडीयू भी 101 और बीजेपी भी 101 बराबर हो गए जी। अरे राम राम राम, जेडीयू का कद घटा दिया। क्यों भाई? उसका एक फैक्ट ये लोग बताते हैं कि 2020 में क्या हुआ था। 2020 में जेडीयू 115 सीट पे लड़ी थी और बीजेपी जो है वो 110 सीट पे लड़ी थी, ठीक है। और चिराग पासवान ये तो अलग ही लड़े थे कि भाई हम तो साथ में नहीं हैं, अलग लड़े। मांझी जो है वो 7 सीट पे लड़े थे, कुशवाहा ये भी अलग लड़े थे उस वक्त 2020 में। और वीआईपी जो है उसको 11 सीट मिली थी, ठीक है। और वीआईपी को 11 सीट बीजेपी ने अपने खाते के 121 जो मिली थी उसमें से 11 सीट दी थी बॉस, कि मेरा 121 है, हम 11 उनको दे रहे हैं। तब बीजेपी 110 पे आई थी। खैर वो आपको नहीं बताएंगे ये लोग। 2010 में देखिए, 2015 में तो बीजेपी जेडीयू अलग अलग लड़े थे। 2010 में क्या हुआ था, तब जेडीयू जो है वो 141 सीट पे लड़ी थी, बीजेपी 102 पे लड़ी थी। अब ये यही कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो 102 से बढ़ के अभी 101 पर है, 102 से 101 पर आई है। और जेडीयू देखिए 141 से घटते घटते 101 पर आ गई। इसका मतलब जेडीयू का कद इन्होंने घटा दिया। पॉलिटिक्स ऐसे है बॉस कि 2 + 2 जोड़े तो 4। इसमें समझने वाली बात देखिए, 2014 में नरेंद्र मोदी के आने से पहले बिहार में बीजेपी जेडीयू की जूनियर पार्टनर थी। इस हिसाब से जेडीयू को ज्यादा सीटें लड़ने को मिला करती थी। लेकिन आज की डेट में बीजेपी एनडीए में बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है बॉस। सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट है बीजेपी का। 2020 में बीजेपी 110 सीटों पे लड़ी थी और 74 सीटें उसने जीती थी, जबकि जेडीयू 115 पे लड़ी और मात्र 43 सीट जीती। यानी बीजेपी का स्ट्राइक रेट 67% था और जेडीयू का 37% था बॉस। इसके बावजूद बीजेपी ने गठबंधन धर्म निभाया और नीतीश कुमार को अपने से 1 सीट कम नहीं दी। भाई किसी का 67% का स्ट्राइक रेट है, किसी का 37% का है, उसके बावजूद आप बराबर सीट दे रहे हैं, ये तो उसको सम्मान दे रहे हैं। नीतीश कुमार का भी घाटा नहीं है, क्योंकि स्ट्राइक रेट कम होने के बावजूद जेडीयू को बीजेपी के बराबर सीटें मिली। नीतीश कुमार केंद्र में भी सपोर्ट कर रहे हैं, बिहार में गठबंधन के सबसे बड़े चेहरे, इसलिए उन्हें बीजेपी पूरा सम्मान दे रही है। तबीयत कैसी भी हो, उनको सीएम फेस प्रोजेक्ट कर रही है। इसलिए यह कहना कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ कोई खेला किया, वो सही नहीं है। बीजेपी ने नीतीश कुमार को नुकसान उठाने से बचाया सो अलग, क्योंकि सीट शेयरिंग में बीजेपी ने दूसरे अहम सहयोगियों को साधा, जैसे चिराग पासवान ने 2020 में अकेले चुनाव लड़कर जेडीयू को सबसे ज्यादा नुकसान किया था। जेडीयू चिराग की वजह से 33 सीटें हार गई थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 2 सीट का नुकसान हुआ था। इस बार चिराग पासवान को 29 सीटें देकर बीजेपी ने नीतीश कुमार के सिर से बड़ा रिस्क हटा दिया, क्योंकि चिराग अलग चुनाव लड़ते तो फिर नुकसान जेडीयू का करते। अगर देखा जाए तो बीजेपी ने कॉम्प्रोमाइज किया है बॉस, वो भी नीतीश कुमार के लिए और चिराग पासवान और दूसरे सहयोगियों के लिए। इसके बावजूद जीतन राम मांझी जैसे नेता नाराज हैं, उन्हें लग रहा है कि उनके साथ अन्याय हो गया। सुनिए जीतन राम मांझी। इन ईमानदारी से काम किया है। आज अन्याय मेरे साथ हुआ है, मैं मानता हूं, लेकिन हम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास करते हैं और यहाँ के जो एनडीए के लोगों ने जो फैसला किया है उसको मैं शिरोधार्य करता हूं।
खैर, चुनाव है तो धूम धड़ाका तो होता रहेगा, लेकिन पाठशाला में अब अगला चैप्टर। पाकिस्तान में जो धूम धड़ाका हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर बवाल, बाहर से तालिबान फोड़ रहा। अब मोदी के एक इशारे पर टूट जाएगा क्या पाकिस्तान? मुनीर शहबाज की ऐसी फजीहत, भाड़े के हथियारों से तालिबान ने पाकिस्तान की बैंड बजा दी, बॉर्डर पर पाकिस्तान के सैनिक मर रहे, शहर में पब्लिक पुलिस को दौड़ा रही। पाकिस्तान तो गया क्या बॉस? अब इसका चैप्टर। भाई, इस वक्त पाकिस्तान की बुरी हालत हो रखी है। पाकिस्तान में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। स्थिति यह हो गई है कि पाकिस्तान का सबसे प्रमुख शहर लाहौर जल रहा है। लाहौर की ऐसी हालत हो गई कि पाकिस्तान के हाथ से अब गया कि तब गया वाली हालत है। पाकिस्तान में जो गदर मचा है वो सिर्फ अंदर ही नहीं चल रहा, पाकिस्तान के अंदर तो भयंकर बवाल है। बाहर से पाकिस्तान को तालिबान फोड़े दे रहा है। तालिबान पर अटैक करके पाकिस्तान चौड़ा होकर घूम रहा था। अरे भाई साहब, उधर से तालिबान ने ऐसा तगड़ा जवाब देना शुरू किया कि पाकिस्तान बाप बाप करने लगा। पाकिस्तान की ऐसी हालत देखकर असीम मुनीर और शहबाज शरीफ का पसीना छूट रहा है। इनसे पाकिस्तान संभाले नहीं संभल रहा बॉस। ये भारत से लड़ेंगे, इनको तालिबान फोड़े दे रहा है, जिनका खुद का हथियार नहीं है। ये सब जो अमेरिका वाले छोड़े गए थे हथियार, भाड़े के हथियार से मार रहा है पाकिस्तान। आपको पाकिस्तान की दुर्दशा की एक एक तस्वीर दिखाऊंगा, कैसे बॉर्डर पर तालिबान ने पाकिस्तान की फौज का धुआं धुआं कर दिया और कैसे पाकिस्तान के शहर में पब्लिक वहां की पुलिस और सेना को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। क्या अब नरेंद्र मोदी के एक इशारे भर से पाकिस्तान में वो काम हो जाएगा जो शायद कभी हमारी फौज को करना पड़ता है? तालिबान ने कैसे पाकिस्तान को ठोक दिया वो तो आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले देख लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर कैसे गदर मचा हुआ है। पाकिस्तान ने गाजा के पीस प्लान का सपोर्ट किया है। इसके बाद पाकिस्तान के अंदर बवाल शुरू हो गया। वहां पर तहरीके लब्बैक नाम के संगठन ने आग लगा दी। आप देखिए भाई, पूरा शहर जल रहा है, हर जगह धुआं धुआं है। तहरीके लब्बैक ने असीम मुनीर और शहबाज शरीफ की नाक में दम कर दिया है। इसके पाकिस्तान के शहर लाहौर को जंग का मैदान बना दिया है भाई। वहां अंदर लब्बैक ने हर तरफ बवाल, गोलीबारी हो रही है, धमाके हो रहे हैं शहर के अंदर। तहरीके लब्बैक और पुलिस के बीच लगातार लड़ाई हो रही है। आप तस्वीरें देखिए, जो लाहौर की स्काईलाइन है, आप देखिए बहुत सड़क का क्या हाल है। चारों तरफ से वहां धुआं उठ रहा है, आग उठती दिख रही है। ये लाहौर कम और गाजा ज्यादा लग रहा है, ऐसा लग रहा है तस्वीरों के हिसाब से, बाकी कंपैरिजन नहीं है। और सिर्फ लाहौर ही नहीं बल्कि मुरीद के में भी ऐसा ही हाल है। चारों तरफ तबाही के निशान बिखरे पड़े हैं। मुरीद के में ये तबाही टीएलपी और पुलिस के बीच हुई जंग के बाद, जंग जैसे जो झड़प हुई उसके बाद की हालत देख रहे हैं आप। कैसे वहां फायर ब्रिगेड खड़ी है, आग लगी हुई है, सड़क पे पूरा सब सामान बिखरा हुआ है, जलती गाड़ियां दिख रही हैं। लाहौर में ये स्थिति है कि वहां पुलिस वालों को टीएलपी समर्थक दौड़ा दौड़ा के पीट रहे हैं। क्या अब भी कोई शक है कि पाकिस्तान में गृह युद्ध नहीं चल रहा? टीएलपी के साथ साथ पाकिस्तानी पब्लिक भी पुलिस और सेना के जवानों को दौड़ा रही है। टीएलपी के समर्थकों ने तो पुलिस वालों की गाड़ियां तक लूट ली और पुलिस की, ये देखिए, पुलिस की कार में बैठ गए ये लोग लूट के। टीआरपी के समर्थक टीएलपी के अब खुले घूम रहे हैं, उसका गन वन ले लिया और पुलिस की गाड़ी में बैठ गए। उसी में मजा आ रहा है। लाहौर में तहरीके लब्बैक ने गली गली में हंगामा मचा रखा है। लाहौर की कोई सड़क नहीं बची जहां बवाल नहीं हो रहा। लाहौर के मशहूर गद्दाफी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर टीएलपी वाले जो हैं वो आप देखिए, वो जो है वो पत्थर पत्थर खेल रहे हैं। एक जमाना था पाकिस्तान पैसा फंड करके कश्मीर में पत्थर फेंकवाता था। आज कश्मीर में पत्थरबाजी जीरो हो चुकी है। अब उसके यहाँ उसी के लोग देखिए पत्थर चला रहे हैं। देख रहे हैं वक्त का पहिया कैसे घूम गया। टीएलपी समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प में खूब पत्थर चले। टीएलपी समर्थकों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया। वहीं मुरीदके में भी पुलिस पर भयंकर पथराव हुआ। टीएलपी को रोकने के लिए पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद टीएलपी के समर्थक भड़क गए और पुलिस को ही दौड़ा दिया। पुलिस पर पत्थर मारने लगे, गाड़ियों में आग लगा दी। हालात पूरी तरह से कंट्रोल के बाहर हैं और इसी वजह से शहबाज और मुनीर ने सेना को उतारा है कि वो टीएलपी को काबू में करे, क्योंकि पुलिस से तो हो नहीं पा रहा। गाजा पीस प्लान के विरोध में पाकिस्तान की कट्टरपंथी पार्टी तहरीके लब्बैक ने ऐसा गदर काटा हुआ है, ऐसा हंगामा मचाया हुआ है कि पूरा पाकिस्तान भाई साहब उबल रहा है, फट फट फट। गाजा में आज से शांति समझौते के तहत इजराइल के बंधकों को हमास छोड़ रहा और इधर पाकिस्तान के अंदर इसी समझौते के विरोध में आगजनी हो रही है। शहबाज और मुनीर पर आरोप लग रहा है कि इन दोनों ने अमेरिका के कहने पर फिलिस्तीन के साथ गद्दारी की। इसी वजह से तहरीके लब्बैक ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। तहरीके लब्बैक यानी टीएलपी के प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पाकिस्तान ने सेना उतारी, लेकिन टीएलपी वाले सेना से भिड़ गए। गोलियां चल रही हैं, सड़क पर आगजनी हो रही है। कुल मिलाकर पाकिस्तान में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं। आप देखिए ये तस्वीरें,
और ये कोई बॉर्डर का इलाका नहीं है, बीच शहर में ये सब हो रहा है। इस गदर को रोकने के लिए पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि वो रोके तो रोके कैसे। जो सामने दिख रहा है उसे गोली मार दे रहे हैं लोग। आप देखिए, पुलिस और सेना की फायरिंग में टीएलपी के 11 लोग मारे जा चुके हैं और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 2 आम लोगों के भी मारे जाने की खबर है। लाहौर की प्रमुख सड़कों को बंद कर दिया गया है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में इंटरनेट बंद है। इंटरनेट बंद है बॉस। देखिए वक्त का पहिया कैसे घूमता है। 370 हटा था, अब कुछ दिन के लिए कश्मीर में इंटरनेट बंद हुआ था। यही पाकिस्तान नौटंकी कर रहा था। यहां एक इकोसिस्टम नौटंकी कर रहा था कि बाप रे बाप इंटरनेट बंद हो गया, कितनी जाती हो रही है। आज लाहौर में खुद इंटरनेट बंद किए बैठे हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में खुद इंटरनेट बंद किए बैठे हैं। देख रहे हैं क्या हालत हो रहा है। ऊपर वाला न्याय करता है बॉस। आज वही हालत देखिए अपने यहां, जबकि कश्मीर तो एकदम तरक्की कर रहा है, चमक रहा है। इनका खुद का देश देखिए कैसे गड्ढे में जा रहा है। लाहौर और मुरीदके में पुलिस को सेना ने अपने हथियार दिए, जिससे पुलिस बिना किसी चेतावनी के फायरिंग कर दे रही है। अपने लोगों को मार रहे हैं ये लोग। मुरीदके में तो सड़कों पर ही लाशें पड़ी हुई। वहीं लाहौर में भी टीएलपी के प्रोटेस्ट मार्च को रोकने के लिए पुलिस फायरिंग कर रही है। देखिए कैसे वहां सड़क पर सेना पुलिस अपने लोगों को धाए धाए गोली मार दे रही है। पुलिस की गोलीबारी के बाद ही तहरीके लब्बैक के लोग पीछे हटने को तैयार नहीं। पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ टीएलपी अपनी ताकत दिखा रही है। सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग जमा हो गए हैं, जो भीड़ की शक्ल में मार्च कर रहे हैं। आप देख रहे हैं बॉस, भीड़ देख रहे हैं आप। बाप रे बाप, एकदम खचाखच भरा हुआ है मामला। पाकिस्तान में भीड़ रुकी नहीं तो पाकिस्तान में मुनीर, शहबाज, इनकी सरकार के लोगों का बचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान की सरकार कुछ भी कर रही है, किसी भी हद तक जा रही है, गोली मारो, कुछ भी करो, लेकिन इनको रोको। तहरीक लब्बैक के प्रोटेस्ट को पाकिस्तान के आम लोगों का समर्थन तो मिल ही रहा है। साथ ही कई जगह पाकिस्तानी सेना और पुलिस के जवान भी अब इनके सपोर्ट में आ रहे हैं। पाकिस्तानी रेंजर्स को टीएलपी के लोगों ने कई जगह घेर लिया। हालांकि टीएलपी ने किसी भी रेंजर पर हमला नहीं किया, बल्कि गुस्साई भीड़ से बचाने की कोशिश की। जिस तरह से पाकिस्तानी सेना लोगों पर गोलियां चला रही है, उससे अब पाकिस्तानी सेना के जवान भी नाराज हो रहे हैं। यानी जो असीम मुनीर मुसलमानों की एकता का हवाला देकर हिंदुओं के खिलाफ भड़काता है, वो आज उसकी सेना, उसके लोग खुद मुसलमान को मार रहे हैं पाकिस्तान में। दुनिया को नहीं दिख रहा है, दुनिया के मुसलमानों को नहीं दिख रहा है। तुम्हारे यहां के मुसलमानों को दिख रहा है कि तुमने गद्दारी कर दी, इतने ट्रम्प के तलवे चाटे और उसके बाद पूरी कौम के साथ गद्दारी कर दी। वो लोग खुद लब्बैक वाले लोग आरोप लगा रहे हैं। भाई, पाकिस्तान की गजब दुर्दशा हो चुकी है। पाकिस्तान के अंदर क्या बवाल चल रहा है वो तो सब देख रहे हैं। बॉर्डर पर पाकिस्तान की अलग धुलाई चल रही है भाई, वो धुलाई भी तालिबान कर रहा है। कुछ दिन पहले पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान में तहरीके तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान का दावा था कि उसने तालिबान के लड़ाकों को मार गिराया, लेकिन पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक के 2 दिन के अंदर ही तालिबान ने अपना बदला ले लिया। तालिबान ने 10 और 11 अक्टूबर के बीच, यानी शनिवार की रात और रविवार को पाकिस्तान पर ऐसा हमला किया जिससे पाकिस्तान कांप गया। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के बाद अफगानिस्तान ने कहा भी था कि पाकिस्तान को इसका जवाब मिलेगा, और तालिबान ने बेहद खतरनाक अंदाज में पाकिस्तान को जवाब दिया। ये तस्वीरें इसकी गवाही हैं। तालिबान के लड़ाकों ने सीमा पर गदर काटा है। पाकिस्तानी सेना में हड़कंप मचा हुआ है। तालिबान के लड़ाके जो गोरिल्ला वॉरफेयर में माहिर हैं, उन्होंने खुलकर पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाया। तालिबान के पास ऐसे लड़ाके हैं जो एक इशारे पर बम की तरफ फट जाते हैं। ऐसे ही आत्मघाती लड़ाकों ने खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान पुलिस चौकी उड़ा दी। तालिबानी सुसाइड बॉम्बर ने पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को उड़ा दिया। इस हमले में 2 पाकिस्तानी जवान मारे गए और 8 घायल हो गए। यानी तालिबान ने पाकिस्तान में घुसकर हमला किया। अब पाकिस्तान को समझ में आएगा कि अपने यहां से जो आतंकी ऐसे बम बांध के भेजता था कि जाओ पाकिस्तान, भारत में जाके फट जाओ, कोई अपने यहां आके फटता है तो कैसा लगता है, समझ में आएगा। भाई, तालिबान ने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया उसके आंकड़े हैरान करने वाले हैं। आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि तालिबान ने किस तरह से ड्रोन के जरिए पाकिस्तान की चौकियों को निशाना बनाया। यह वीडियो देखिए जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि इसे तालिबान ने खुद जारी किया है। तालिबान ने ड्रोन के जरिए पाकिस्तानी चौकी पर बम गिराए, जिसके धमाके से पाकिस्तानी सेना के जवान मारे गए। तालिबान ने इसी तरह से कई पाकिस्तानी चौकियों को ड्रोन से निशाना बनाया। तालिबान के हमले के बाद एक और वीडियो वायरल हो रहा है।
इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी सैनिक अपनी पोस्ट छोड़कर भाग रहे हैं, यानी तालिबान के हमलों से डर के पाकिस्तानी सैनिकों ने पोस्ट छोड़ दी, ऐसा वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है। और अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए पाकिस्तानी सैनिकों को दिखाया गया है। पाकिस्तान का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिससे पब्लिक सैनिकों के खिलाफ नारेबाजी करती दिख रही है और लानत भेज रही है। तालिबान के हमलों से पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है, जो पाकिस्तान के लिए शर्म की बात है, क्योंकि तालिबान के पास तो पाकिस्तान जैसी संगठित आर्मी भी नहीं है। आप देखिए कि तालिबान के लड़ाकों ने बॉर्डर पर 6 जगहों से हमला किया। तालिबान का दावा है कि उसने 58 पाकिस्तानी सैनिक मार दिए हैं। पाकिस्तान की 25 डिफेंस पोस्ट पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है और तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान नहीं सुधरा तो इसी तरह से जवाब देते रहेंगे। अफगानिस्तान जो खुद कई तरह की मुश्किलों से जूझ रहा है, जहां तालिबान का राज है, जिसके पास ना तो हाईटेक हथियार है ना ही इंटेलिजेंस है, फिर भी उसने पाकिस्तान को पानी पिला दिया। इससे ज्यादा शर्म की बात मुनीर और शहबाज के लिए क्या होगी बॉस? जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने रात में पाकिस्तान को ठोका था, उसी तरह तालिबान ने भी पाकिस्तान को आधी रात के अंधेरे में ठोक दिया। तालिबान के हमले से पाकिस्तानी सैनिक भाग खड़े हुए, यह दावा है, जिसके बाद तालिबान ने पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा कर लिया जहां पाकिस्तानी सेना के हथियार रखे हुए थे। तालिबान के लड़ाकों ने इन हथियारों को भी अपने कब्जे में लिया। आप सोचिए कैसी फौज है मुनीर की, पाकिस्तान की वो फौज जो अपनी ही पोस्ट और हथियार छोड़कर भाग गई। भाई, तालिबान ने जिन पाकिस्तानी सैनिकों को मारा उनके शरीर को वापस लाया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, पाकिस्तानी सैनिकों के जनाजे एक एक करके वापस लाए जा रहे हैं। अब तो पाकिस्तान भी इससे इनकार नहीं कर सकता कि उसके सैनिक नहीं मरे। पाकिस्तान में खुलकर इस बात की चर्चा हो रही है कि भाई पाकिस्तान तो बुरी तरह फंस गया है। पाकिस्तान में लोगों का सेंटिमेंट अपने खिलाफ जाता देख पाकिस्तान की सेना ने फर्जी दावे शुरू किए। पाकिस्तानी फौज ने कहा कि तालिबान के हमले में उसके 25 जवान शहीद हुए, जबकि पाक फौज ने 200 से ज्यादा तालिबान लड़ाकों को मार गिराया। पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान की 19 चौकियों को हथिया लिया है। पाकिस्तान भले ही तालिबान को करारा जवाब देने की बातें कह रहा हो, दूसरी तरफ तालिबान कह रहा है कि जोर जबरदस्ती से अफगानिस्तान को कोई झुका नहीं सकता। सुनिए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो ड्यूरेंट लाइन है वो 2500 किलोमीटर है, 2400 से ऊपर किलोमीटर लाइन है, खत है। और ये पहाड़ी इलाका, ये कबायली इलाका, ये न चंगेज ने कंट्रोल किया ना अंग्रेज ने, ये न सिक्किनों ने कंट्रोल किया ना अमेरिका और नेटो ने। तो ये इलाका अगर कंट्रोल हो सकता है और यहाँ पे अमन अमान अगर मुमकिन है तो वो पॉल्यूशन से हो सकता है, तो वो नरमी और मफाहम और मुज़ाकिरात से हो सकता है, वो जोर से नहीं हो सकता है। तालिबान ने जिस तरह से पाकिस्तान को ठोका है, उसके बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की भयंकर खिल्ली उड़ रही। लोग पाकिस्तानी सेना और असीम मुनीर से लेकर शहबाज तक सबके मजे ले रहे हैं। जैसे ये मीम देखिए, जिसमें दिखाया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर से रात में सूरज जैसी रोशनी हो गई थी। अफगानिस्तान के हमले से भी रात में सूरज जैसी रोशनी हो गई और नीचे शहबाज की इमेज है और लिखा है कि रात के 2 बजे सनराइज देखने की आदत जैसी हो गई है। एक और मीम देखिए जिसमें असीम मुनीर एक महिला के साथ डिनर कर रहा है, जबकि पूरा पाकिस्तान सुलग रहा है, तबाह हो रहा है। इस मीम में पाकिस्तानी सेना के मजे लिए गए हैं। ये वाला देखिए, जिसे कभी भारत ठोक रहा है, कभी अफगानिस्तान ठोक रहा है। मतलब वो जो आप वॉलीबॉल खेलते हैं ना, उसमें पाकिस्तान को बॉल बना दिया, इधर से भारत ठोक रहा है, उधर से अफगानिस्तान ठोक रहा है। इस मीम में पाकिस्तान की सेना दावा कर रही है कि अफगानिस्तान की 70% इलेक्ट्रिसिटी हैक कर ली है और तालिबान कह रहा है कि हमारे यहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी कवरेज ही 15% है। एक मीम में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच डिफेंस डील का मजाक उड़ाया गया है। पाकिस्तान सऊदी अरब से कह रहा है कि अपने डिफेंस पैक्ट का क्या हुआ। इस पर सऊदी अरब के प्रिंस कह रहे हैं कि वो तो आराम कर रहे हैं। एक और मीम बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें पीएम मोदी हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं और नीचे लिखा है क्लोजली मॉनिटरिंग द सिचुएशन। एक और मीम देखिए जिसमें पाकिस्तान तालिबान से कह रहा है कि अरे भाई हम ही तो तुमको पाले हैं, तुम काहे हमला कर रहे हो जी। तो लोग सोशल मीडिया पे पाकिस्तान की फजीहत कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान पहले भारत से पिटा, फिर तालिबान ने पाकिस्तान को रगड़ दिया, इसके बाद पाकिस्तान का जमकर मजाक उड़ रहा है। पाकिस्तान को सबक सिखाने के बाद भी तालिबान शांत नहीं हुआ है। तालिबान के लड़ाके लगातार सीमा पर गश्त कर रहे हैं। पाकिस्तान अगर कोई भी गलत हरकत करेगा तो और बुरा पिटेगा। आप देखिए कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हमने रात में ही हमारा लक्ष्य हासिल कर लिया है और हमने लड़ाई खत्म नहीं की है।
बल्कि अपनी तरफ से लड़ाई को कुछ देर के लिए स्थगित किया है। पाकिस्तान कहेगा उधर मोदी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, इधर तालिबान वाले कह रहे हैं खत्म नहीं हुआ। हम सोएं कि नहीं सोएं? कोई ऑपरेशन खत्म ही नहीं हो रहा है। यानी पाकिस्तान पर दो दो तलवारें लटक गई हैं। भाई भारत कभी भी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू कर सकता है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान की तरफ से कब हमला शुरू हो जाए इसका भी डर है। भाई ये देश तो लग रहा है पिटने के लिए ही बना था क्या। खैर, पाठशाला में अब अगली क्लास। सीएम योगी के भयंकर बुलडोजर, ताबड़तोड़ एक्शन और वो रिपोर्ट जो अखिलेश का गेम ओवर कर देगी क्या। यूपी की पॉलिटिक्स में ऐसा तूफान, मायावती ने एकदम से वो किया कि योगी का तीसरी बार सीएम बनना तय हो गया है क्या। आज इसके बारे में बात करूंगा। 2027 के चुनाव से पहले यूपी की पॉलिटिक्स में जबरदस्त तूफान आ गया और योगी वर्सेस अखिलेश की तगड़ी लड़ाई तो चली रही है। मायावती ने दमदार एंट्री मार दी। अखिलेश यादव के पास अपना पीडीए है तो मायावती के पास कट्टर वोट बेस है और सीएम योगी के पास है बुलडोजर मॉडल का दम। सीएम योगी के बुलडोजर ने आज तो बवाली काट दिया जब एक साथ 2-4 नहीं, 10-20 भी नहीं बल्कि 100 से ज्यादा बुलडोजर दिख गए। देख रहे हैं लाइन से बुलडोजर चले जा रहे हैं बॉस, गिनते जाइए, दाएं 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 दाएं, इतने सारे बुलडोजर एक साथ देखकर लोग हैरान रह गए भाई कि अब क्या ही होने वाला है। लोग गिनते रह गए कि कितने बुलडोजर हैं। देख रहे हैं, गिनते जाइए, नंबर प्लेट लगाते जाएंगे, कहां जा रहा है पता नहीं, 100 से ज्यादा है। सबसे बड़ी बात यह कि सारे बुलडोजर सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में दिखे। ये तस्वीरें गोरखपुर की हैं। इन बुलडोजर्स को लेकर आ रही मालगाड़ी गोरखनाथ ओवरब्रिज से गुजरते हुए धर्मशाला रेलवे लाइन पर आकर रुक गई। पीले रंग के इतने बुलडोजर देखकर सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के कमेंट करने लगे कि बाबा के बुलडोजर आ गए हैं, अपराधियों और भूमाफियाओं की फिर से शामत आनी तय है। चर्चा यह भी होने लगी कि क्या 2027 में भी अखिलेश यादव की सियासत सीएम योगी के बुलडोजर की गर्जना में दबकर रह जाएगी। इतने बुलडोजर काहे आए हैं भाई? ये बुलडोजर क्या करने वाले हैं? आज सीएम योगी के भयंकर बुलडोजर ताबड़तोड़ एक्शन और उस रिपोर्ट की पूरी डिटेल आपको दिखाऊंगा जो अखिलेश का गेम ओवर कर देगी क्या। साथ ही मायावती की भी बात होगी कि क्या वही तीसरी बार सीएम बनवा देंगी योगी आदित्यनाथ को। यूपी के गोरखपुर में 100 से ज्यादा बुलडोजर दिखने पर क्यों हड़कंप मच गया है, ये तस्वीरें कहां क्या बता रही हैं, इसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए अपराधियों, माफियाओं और दंगाइयों के बाद अब यूपी में किस तरह अवैध कारोबार करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू हुआ है। आज यूपी में मीट कारोबारियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स और जीएसटी की टीम ने रेड डाल दी। आज सुबह सुबह छापेमारी के लिए अलग अलग टीमें एक साथ बरेली, संभल और हापुड़ में मीट कारोबारियों के ठिकानों पर पहुंच गई। सूत्रों के मुताबिक मीट कारोबारियों के बैंक खातों में संदिग्ध लेन देन की पड़ताल के लिए छापेमारी हुई है, जिसके लिए इनकम टैक्स और जीएसटी के अफसर 70 से ज्यादा गाड़ियों में बरेली, संभल और हापुड़ पहुंचे। संभल में मीट कारोबारी हाजी इमरान और हाजी इरफान के घर और फैक्ट्री पर रेड डाली गई। इन दोनों भाइयों का 1000 करोड़ के करीब का मीट का कारोबार है। इनकी कंपनी का नाम इंडिया फ्रोजन फूड है। उधर बरेली में शकील कुरैशी की कंपनी मारिया फ्रोजन पर छापेमारी हुई है और संभल में जिस बिल्डिंग में इंडिया फ्रोजन कंपनी चलती है उसका मालिक भी शकील कुरैशी है। शकील कुरैशी के ग्रुप की कंपनियां मिडिल ईस्ट, एशिया, पैसिफिक और अफ्रीकी देशों में अपने प्रोडक्ट्स भेजती हैं। इसके साथ ही हापुड़ में मीट कारोबारी हाजी यासिन के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई। सूत्रों के मुताबिक मीट कारोबारियों के ठिकानों में छापेमारी 200 से ज्यादा कर्मचारी इसमें शामिल हुए और मीट कारोबारियों के ठिकानों से मिले मोबाइल फोन, कंप्यूटर, दस्तावेज और रजिस्टर जांच के लिए जब्त कर लिए गए। अब बात योगी आदित्यनाथ और गोरखपुर में अचानक 100 से ज्यादा बुलडोजर दिखने पर मचे हड़कंप। दरअसल यूपी में पिछले कई सालों से योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर सुर्खियों में बना रहा है। संभल और बरेली की दंगाई हो, बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियां हो या फिर माफिया और अपराधी, सबके अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ है और अवैध निर्माण जमींदोज हुआ है। और इसके बाद यूपी ही नहीं, असम से लेकर महाराष्ट्र और गुजरात, पंजाब से लेकर मध्य प्रदेश और दिल्ली तक भी बुलडोजर एक्शन की मांग होती रही और एक्शन भी हुआ है। अब जब बरेली और दूसरी जगहों पर आई लव मोहम्मद वाला विवाद छिड़ा और बवालियों पर बुलडोजर एक्शन हुआ तो यूपी में कई जगहों पर आई लव बुलडोजर बाबा वाले पोस्टर लगे। यानी सीएम योगी के नाम के साथ बुलडोजर जुड़ चुका है। ऐसे में जब खुद सीएम योगी के गृह जिले गोरखपुर में अचानक एक साथ 100 से ज्यादा बुलडोजर नजर आए तो चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। कुछ लोग कहने लगे कि क्या ही करके मानेंगे योगी, ये इतने बुलडोजर। अब गोरखपुर और उसके आसपास के इलाकों में एक साथ कई माफियाओं की शामत आ गई क्या, पब्लिक चर्चा करने लगी। गोरखपुर में जो बुलडोजर नजर आए वो सभी एक मालगाड़ी में लदे थे और गोरखपुर स्टेशन से होकर जा रहे थे। हालांकि बाद में यह बुलडोजर से लदी हुई मालगाड़ी बिहार की तरफ रवाना हो गई, लेकिन गोरखपुर में अचानक इतनी बड़ी संख्या में बुलडोजर दिखने से माफियाओं पर बड़े एक्शन की चर्चा ने तेजी पकड़ ली।
क्योंकि भाई लोगों को लगा अब तो लग रहा है योगी छोड़ने के मूड में नहीं है। लगातार योगी बताते रहे हैं कि उन्होंने किन लोगों के लिए बुलडोजर तैयार किया है। सुनिए एक बार। जब बेईमान और भ्रष्ट लोगों के हाथों में सत्ता आएगी, उस सत्ता का शोषण और दोहन उसी प्रकार से करेंगे जैसे उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। ये जो जाति के नाम पर भड़काते हैं भावनाओं को, परिवार के नाम पर दोहन करते हैं, इन्हीं के लिए हम लोगों ने बुलडोजर बनाया था। इन्हीं के लिए बनाया था ये लोग उन परजीवी की तरह हैं जो झूठे नारों से समाज को गुमराह करते हैं। एक तरफ अखिलेश यादव सीएम योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर एक्शन को लेकर बेचैन है, दूसरी तरफ उनकी टेंशन बीएसपी प्रमुख मायावती ने बढ़ा दी। दरअसल 9 अक्टूबर में से लखनऊ में हुई महारैली में उमड़ी भारी भीड़ के बाद बीएसपी का जोश हाई है और इस भीड़ में मायावती को 2027 में होने वाले यूपी चुनाव को लेकर नई उम्मीद दिख रही। अब मायावती 23 साल बाद जमीन पर उतरकर अखिलेश यादव की पीडीए वाली राजनीति के खिलाफ मोर्चा खोलने और बीएसपी से छिटके वोट बैंक को वापस समेटने में जुट गई। इसके लिए साल 2002 के बाद पहली बार मायावती खुद यूपी के 23 मंडलों में जाकर बीएसपी कैडर के साथ कैंप करेंगे। इसके साथ ही मायावती के भतीजे आकाश आनंद भी पूरे यूपी का दौरा करेंगे और सभाएं करेंगे। वहीं प्रदेश से लेकर जिले के लेवल पर पार्टी छोड़ चुके चेहरों की फिर से बीएसपी में वापसी की तैयारी है। इसमें मुस्लिम, अति पिछड़े और दलित चेहरों पर ज्यादा फोकस होगा। इस प्लान को एक्टिवेट करने के लिए मायावती ने 16 अक्टूबर को प्रदेश कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों की बड़ी बैठक बुलाई है और इस बैठक में मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद के कार्यक्रमों की लिस्ट तय होगी। बीएसपी सूत्रों के मुताबिक बिहार चुनाव के बाद बुआ और भतीजे की जोड़ी यूपी में 2027 के मिशन के लिए मैदान में उतर जाएगी। यानी बीएसपी ने समय रहते तैयारी शुरू की है और इसलिए लोग मान रहे हैं कि मायावती का इस बार इंपैक्ट 2027 के चुनाव में दिखेगा। यह नहीं है कि एग्जाम के जस्ट पहले पढ़ने बैठने वाले स्टूडेंट की जैसी हालत है। भाई पहले पढ़ाई शुरू हुई है तो रिजल्ट में कुछ तो असर दिखेगा और अगर असर दिखा तो वो वही वोट बैंक काटेंगी जिसके सहारे अखिलेश यादव 2027 में वापसी के सपने देख रहे हैं। और अगर त्रिशंकु मामला हुआ तो योगी आदित्यनाथ का फायदा होगा, बीजेपी का फायदा होगा। यानी योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के जिस विजय रथ को रोकने के लिए अखिलेश यादव 2019 में मायावती के साथ गठबंधन कर चुके हैं, बुआ और भतीजे की जोड़ी बनाने की कोशिश कर चुके हैं, वही मायावती अब अपने भतीजे आकाश आनंद के साथ जोड़ी बनाकर अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले के साथ खेला करने की तैयारी कर चुकी है। इसलिए अब अखिलेश यादव पीडीए फॉर्मूले के साथ ही यूपी में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर हो रहे एक्शन के बहाने सीएम योगी के खिलाफ नया नैरेटिव गढ़ने में जुट गए, जिसके लिए अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को यूपी में घुसपैठिया बता दिया, योगी आदित्यनाथ को ही घुसपैठिया बता दिया और उनकी विचारधारा पर सवाल उठा दिए। सुनिए जरा। हमारे यहाँ भी घुसपैठी हैं यूपी में, मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के हैं, हम तो चाहते हैं उत्तराखंड भेज दिया जाए। केवल यही घुसपैठी नहीं है, विचारधारा से भी घुसपैठी हैं। अखिलेश यादव भूल गए कि उत्तराखंड यूपी से ही बना है और जब योगी पैदा हुए होंगे तब वो यूपी ही रहा होगा। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.